नमस्ते दोस्तों। इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसे राज्य की जो अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा हो। $1 ट्रिलियन। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में ही कितना विशाल लगता है। बिल्कुल। अगर ये राज्य एक स्वतंत्र देश होता तो ये दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देता। तो चलिए दोस्तों, राज्य की वर्तमान स्थिति से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे आबादी वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि इसकी इकोनॉमी कई स्तंभों पर टिकी है। इसे हम माइक्रो इकोनॉमी यानी वृहद अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। राज्य ने निरंतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जरिए वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट रखा है। लेकिन सोचिए, ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? इसके लिए एक्सपोर्ट यानी निर्यात के आंकड़े देखना बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक्सपोर्ट डेटा बहुत क्रूशल है इसमें। राष्ट्रीय स्तर पर टोटल कपड़ा निर्यात में टेक्सटाइल में यूपी की हिस्सेदारी 23% है, और चमड़ा निर्यात यानी लेदर में तो ये लगभग 43% तक है। अरे वाह! देखिए, ये आंकड़े अपने आप में राज्य की प्रोडक्शन कैपेसिटी की पूरी कहानी बताते हैं। जब हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ राज्य के अंदर सामान बेचने से नहीं आ सकता। सही बात है। उसके लिए ग्लोबल मार्केट में माल भेजना जरूरी है। 43% चमड़ा निर्यात का सीधा मतलब है कि भारत से बाहर जाने वाले हर 100 में से 43 लेदर प्रोडक्ट्स अकेले यूपी में बन रहे हैं। मतलब लगभग आधा एक्सपोर्ट अकेले यूपी संभाल रहा है। एग्जैक्टली। और अगर हम औद्योगिक और आईटी केंद्रों के भौगोलिक मैप को देखें, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के ग्लोबल पावर हाउस बन चुके हैं। राइट। दूसरी तरफ आगरा और कानपुर जैसे शहर हैं जो अपने ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और चमड़ा उद्योग को लीड कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, लखनऊ और वाराणसी अब सिर्फ प्रशासनिक या सांस्कृतिक सेंटर नहीं रहे, ये शहर भी तेजी से नए इंडस्ट्रियल हब्स के रूप में उभर रहे हैं। इन अलग अलग केंद्रों को देखकर तो दोस्तों यही निष्कर्ष निकलता है कि यूपी की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ एक डिब्बे वाली ट्रेन नहीं है, ये एक मल्टी इंजन एक्सप्रेस बन चुकी है। मल्टी इंजन एक्सप्रेस, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, मतलब जहाँ एक तरफ कृषि का इंजन रूरल इकोनॉमी को चला रहा है, वहीं इंडस्ट्री और आईटी के इंजन उसे मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ पूरी ताकत से खींच रहे हैं। और क्योंकि यहाँ कृषि का जिक्र हुआ है, तो हमें इस मल्टी इंजन के सबसे बेसिक हिस्से को समझना होगा। किसी भी राज्य की औद्योगिक प्रगति तभी सस्टेनेबल हो सकती है जब उसकी बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो दोस्तों, अब हम उसी बुनियादी अर्थव्यवस्था पर आते हैं जिसे हम इकोनॉमीज बैकबोन यानी अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहते हैं, यानी हमारा कृषि क्षेत्र। राइट। आज भी राज्य की लगभग 65% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है, और इस बड़ी आबादी को सपोर्ट करने के लिए राज्य के पास 68.7% कृषि योग्य भूमि है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, ये क्षेत्रफल लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर बैठता है। देखिए परीक्षार्थियों, ये 165.98 लाख हेक्टेयर का आंकड़ा कोई नॉर्मल आंकड़ा नहीं है। दुनिया के कई छोटे देशों का तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भी इससे कम होता है। और इतनी विशाल कृषि भूमि का सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ना ही है। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश गेहूं यानी वीट और कुल खाद्यान्न यानी टोटल फूड ग्रेन्स के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट रैंक। इसके अलावा यहाँ चावल, गन्ना, दालें, फल और सब्जियों की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हम्म। लेकिन सर, इन आंकड़ों को देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या सिर्फ जमीन का बड़ा आकार ही यूपी को फूड ग्रेन्स में नंबर 1 बनाता है, या इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ जमीन का बड़ा होना ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता। इसके पीछे बहुत ही सॉलिड नेचुरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल फायदे हैं। इसे हमें 3 लेवल्स पर समझना होगा। अच्छा। पहला लेवल है मिट्टी की क्वालिटी। यूपी गंगा के मैदानों में बसा है, जहां की अलुवियल सॉइल यानी जलोद मिट्टी प्राकृतिक रूप से मिनरल से भरपूर और बेहद उपजाऊ होती है। अलूवियल सॉइल। हाँ। दूसरा लेवल है वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन। गंगा और यमुना जैसी नदियां ना सिर्फ उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती हैं, बल्कि ये 12 मासी पानी का स्रोत भी हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मानव निर्मित ढांचा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल।
राज्य में नहरों, जलाशयों और नलकूपों का एक बहुत ही ब्रॉड नेटवर्क तैयार किया गया है। तो जब इस उपजाऊ मिट्टी को गारंटीड पानी मिलता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना बिल्कुल नेचुरल है। मतलब नेचर का वरदान और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिलकर ये मैजिक कर रहे हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य आंकड़ों की तरफ, जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, आंकड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डेटा देखें, तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित जीएसडीपी लगभग 39.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। और दोस्तों, ये आंकड़ा इसलिए क्रूशल है क्योंकि इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। 28% की ग्रोथ किसी भी मैसिव इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये क्लियर दिखाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम कर रही हैं। सही बात है। इसके साथ ही पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का डेटा भी देखना जरूरी है। 2024-25 के लिए चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगभग 1,24,366 रुपए है, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन यानी क्षेत्रवार योगदान को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स नजर आता है। वो कैसे? देखिए, सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में योगदान 47% है। उसके बाद कृषि क्षेत्र 27% पर है और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 26% पर। अब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि राज्य की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो फिर इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा जो कि 47% है, वो सर्विस सेक्टर का कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ अक्सर परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे समझने के लिए वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन के सिद्धांत को देखना होगा। वैल्यू एडिशन? हाँ, देखिए, कृषि में भले ही 65% आबादी काम कर रही है, लेकिन एक किसान जो गेहूं उगाता है, मार्केट में उसका प्राइस एक लिमिट तक ही रहता है। बिल्कुल। इसके विपरीत सर्विस सेक्टर को देखिए, जिसमें आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम और टूरिज्म आते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन उनके द्वारा जनरेट किया गया इकोनॉमिक वैल्यू कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक छोटी सी टीम कुछ ही महीनों में करोड़ों का टर्नओवर कर सकती है, जबकि उतनी ही कीमत का अनाज उगाने के लिए हजारों किसानों और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। और यही वजह है कि एक कृषि प्रधान राज्य का धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 26% है, और फिर सर्विस सेक्टर जो 47% है, उसकी तरफ बढ़ना एक डेवलपिंग इकोनॉमी का सबसे ऑथेंटिक साइन है। ये बताता है कि यूपी अब सिर्फ कच्चा माल सप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि हाई वैल्यू सर्विसेज भी दे रहा है। ये सच में बहुत ही शानदार विश्लेषण है। तो दोस्तों, अब जब हमें बेसिक इकोनॉमी समझ आ गई है, तो चलिए कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन के बजट और उससे जुड़ी नई योजनाओं को डीपली स्टडी करते हैं। बिल्कुल, सरकार भी इस बात को भली भांति जानती है कि $1 ट्रिलियन का लक्ष्य तब तक अधूरा है जब तक कृषि क्षेत्र को मॉडर्नाइज करके उसको और ज्यादा प्रॉफिटेबल न बनाया जाए। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में कृषि और उससे जुड़ी योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सिंचाई यानी इरिगेशन और बाढ़ नियंत्रण पर स्पेशल फोकस है। हाँ, सिंचाई के आंकड़े बहुत जरूरी हैं। इसके लिए 18,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये पिछले साल के कंपैरिजन में सीधा 30% की वृद्धि है और इस 30% इंक्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम शामिल है, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली। मुफ्त बिजली, इसका सीधा असर किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है। सोचो, जब सिंचाई की लागत 0 हो जाती है, तो किसान का प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर उस एक्स्ट्रा पैसे को वो उन्नत बीज या मॉडर्न फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन यानी फिशरीज में भी यूपी के आंकड़े बेहद मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश आज 38.79 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ पूरे भारत में फर्स्ट रैंक पर है। यह देश के टोटल मिल्क प्रोडक्शन का लगभग 16.21% है। हाँ, और सिर्फ डेयरी ही नहीं, मत्स्य पालन में भी। अगर हम FY 24-25 की बात करें, तो देश के टोटल 197.75 लाख टन फिश प्रोडक्शन में राज्य ने एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। राइट।
परीक्षार्थियों को इन प्रोडक्शन फिगर्स के साथ साथ एक नई और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और वो है यूपी एग्रेस परियोजना। यूपी एग्रेस। हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ खेती की यील्ड बढ़ाना नहीं है, बल्कि राज्य में एग्री एक्सपोर्ट हब यानी कृषि निर्यात केंद्र स्थापित करना है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब किसान सिर्फ लोकल मंडियों के भरोसे नहीं रहेंगे। इन एग्री एक्सपोर्ट हब्स के जरिए उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोसेस और पैक किया जाएगा, जिससे फ्यूचर में कृषि निर्यात में एक मैसिव उछाल आएगा। सही पकड़ा आपने। तो चलिए दोस्तों, अब खेतों और मंडियों से निकलकर राज्य के इंडस्ट्रियल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लक्षित कुल बजट परिव्यय लगभग 8.51 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें ऋण अदायगी शामिल नहीं है। इसी विशाल बजट में रोजगार सृजन के लिए एक खास योजना है, सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना। इसके लिए 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह योजना स्पेसिफिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। एमएसएमई पर इतना फोकस क्यों सर? देखिए, जब हम रोजगार की बात करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बेशक करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लाती हैं, लेकिन वहां हैवी मशीनरी ज्यादा होती है और डायरेक्ट रोजगार थोड़ा कम। जबकि जो एमएसएमईज होते हैं वो कम कैपिटल में लोकली ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं। तो रोजगार के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एमएसएमई एक बहुत जरूरी कदम है। लेकिन राज्य अब सिर्फ ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लिए जो पॉलिसीज आई हैं वो सच में काफी विजनरी हैं। दोस्तों, यूपी अब यूपी एआई मिशन लॉन्च कर रहा है और इसके साथ ही स्टेट डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि डेटा सेंटर्स आज के दौर में किसी भी डिजिटल इकोनॉमी का हार्ट होते हैं। आज जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट स्कीम्स और बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उस मैसिव डेटा को सिक्योर रखने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही ना। सही बात है। और इसी के साथ एनर्जी की बढ़ती डिमांड को ग्रीन तरीके से पूरा करने के लिए यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत रिसर्च और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि आने वाले कल में इंडस्ट्रीज को सस्ती और पोल्यूशन फ्री एनर्जी मिल सके। तो इन सब कदमों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में एक डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल पुनर्जागरण, एक रेनेसांस चल रहा है। एक तरफ हम एग्रीकल्चर और एमएसएमईज को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआई मिशन और ग्रीन एनर्जी जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर दांव लगा रहे हैं। यही तो आने वाले कल की तैयारी है। बिल्कुल। टूरिज्म आज यूपी की अर्थव्यवस्था का एक बेहद स्ट्रॉन्ग और रेवेन्यू जनरेटिंग हिस्सा बन चुका है। इसके आंकड़े देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। लगभग 137 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स ने राज्य का दौरा किया है। 137 करोड़, ये आंकड़ा अपने आप में ह्यूज है। हाँ, और विदेशी पर्यटन में भी राज्य चौथे स्थान पर आ गया है, जहां पिछले आंकड़ों के हिसाब से 3.66 लाख फॉरेन विजिटर्स आए हैं। और दोस्तों, ये नंबर्स महाकुंभ 2025 के आने के बाद तो बिल्कुल हिस्टोरिकल होने वाले हैं। प्रयागराज में होने वाले इस आगामी महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 606 करोड़ लोग, ये तो दुनिया के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। सर, इतने विशाल जनसमूह के आने से वहां की लोकल इकोनॉमी पर आखिर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका आर्थिक प्रभाव मल्टी डायमेंशनल होगा। देखिए, जब इतने लोग किसी एक शहर में आते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट, होटल्स, टेंट सिटीज, खाना पीना और लोकल हैंडीक्राफ्ट पर खर्च करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा अब सिर्फ एक आस्था का सब्जेक्ट नहीं है। ये टूरिज्म इकोनॉमी में एक अनप्रेसिडेंटेड उछाल, एक बूम लाएगा। एक छोटे स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े कॉर्पोरेट होटल्स तक सबको इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा, जिसका सीधा असर यूपी की जीएसडीपी पर दिखाई देगा। ये तो सच में गेम चेंजर होगा। लेकिन सर, इतने बड़े सर्विस सेक्टर और डेली बढ़ रहे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सेफली मैनेज करना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी ना? हाँ, और इस चुनौती का समाधान भी सरकार ने निकाला है। डिजिटल इकोनॉमी को कंप्लीटली सिक्योर बनाने के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में यू हब की स्थापना की जा रही है। यू हब? हाँ, और इसके साथ साथ राज्य भर में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं,
ये सेंटर्स इंश्योर करेंगे कि किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर और आम नागरिक का डिजिटल डेटा पूरी तरह महफूज रहे। तो मतलब डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अर्थव्यवस्था का कोई भी मॉडल तब तक फेल है जब तक कि राज्य के नागरिक स्वस्थ और शिक्षित ना हो। इसलिए अब हम एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। किसी भी अर्थव्यवस्था की असली पूंजी उसके सिटीजन्स, उसकी ह्यूमन रिसोर्स होती है। एक हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स के बिना वो $1 ट्रिलियन का सपना सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, राज्य में अब 90 से अधिक मेडिकल संस्थान स्थापित हो चुके हैं। इनमें 50 सरकारी और 40 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं और इनके माध्यम से 12,800 से ज़्यादा MBBS की सीटें अवेलेबल हैं। हम्म। और अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इस बार के बजट में सर्वाधिक आवंटन करते हुए 80,977 करोड़ रुपए का एजुकेशन बजट रखा गया है। सोचिए, प्राइमरी एजुकेशन पर 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्टली दिखाता है कि सरकार आने वाली पीढ़ी का बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है। और दूसरी तरफ हेल्थ केयर में एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक चेन डेवलप की गई है। अब सिर्फ नए मेडिकल कॉलेज ही नहीं बन रहे, बल्कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के साथ लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर, इसका मतलब कि अब इमरजेंसी मेडिसिन या एक्सीडेंट के केसेस में मरीजों को इलाज के लिए दूर बड़े शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। एग्जैक्टली। टाइम बचेगा और जाने बचेंगे। और इन बेसिक फैसिलिटीज को और मॉडर्न बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी संचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटी दे सकें। ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल तो सच में बहुत इफेक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम इस डीप डाइव के उस हिस्से में आ गए हैं जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, खासकर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जियोग्राफिकल क्लस्टर्स। परीक्षार्थियों को ये हिस्सा नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, राज्य सरकार ने सारा औद्योगिक बोझ किसी एक शहर पर डालने की बजाय इंडस्ट्रीज को पूरे राज्य में अलग-अलग हिस्सों में डिसेंट्रलाइज किया है। तो आइए इन क्लस्टर्स को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल। इसके प्रमुख हब है कानपुर, वाराणसी, भदोही, मेरठ और आगरा। राइट। और कपड़े के बाद चमड़ा उद्योग यानी लेदर की बात करें तो इसके मुख्य केंद्र हैं कानपुर, आगरा, उन्नाव और झांसी। और इसके अलावा जो हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, उसके क्लस्टर्स सेटअप हुए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद और लखनऊ में। देखिए, अगर आप इस भौगोलिक वितरण को ध्यान से मैप पर देखेंगे तो एक क्लियर पॉलिसी नजर आएगी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक हर रीजन में कोई ना कोई मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट ये होता है कि रोजगार के अवसरों का पूरे राज्य में विकेंद्रीकरण हो जाता है। लोग अपने ही रीजन में काम पा सकते हैं, जिससे उन्हें बड़े शहरों की तरफ पलायन यानी माइग्रेट नहीं करना पड़ता। ये तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। और सर, जब हम लोकल रोजगार और पहचान की बात करते हैं तो राज्य की सबसे सफल योजना का जिक्र आना तो बनता ही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। हाँ, ओडोप। इस योजना ने सच में यूपी के पारंपरिक और विशिष्ट हस्तशिल्प को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। ये स्कीम सिर्फ लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं दे रही, बल्कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसे भी सहेज कर रख रही है। तो आइए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, वो अपने कांच और चूड़ियों के लिए फेमस है। फिर आता है मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। वहाँ का ब्रास वर्क बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। हाँ। इसके अलावा लखनऊ, जो नवाबों का शहर है, वहाँ की खास चिकनकारी उसकी पहचान है। और दोस्तों, जब इत्र यानी परफ्यूम की बात आती है तो कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर का नाम सबसे आगे आता है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। दोस्तों, जैसे यूपी के हर जिले की अपनी एक अलग बोली और सांस्कृतिक पहचान होती है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही ओडीओपी के तहत अब हर जिले की अपनी एक अलग इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी बन गई है। ये योजना इन ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मार्केट एक्सेस दे रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि लोकल प्रोडक्ट अब डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर रहा है। हर जिले की अपनी औद्योगिक पहचान, वाकई ये एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर है।
तो दोस्तों, हमने शुरुआत से लेकर अब तक राज्य की इकोनॉमी, कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचरिस्टिक टेक के हर पहलू को डिटेल में समझ लिया है। अब वक्त है इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कंसोलिडेट करने का। ताकि परीक्षा भवन में इनमें से एक भी आंकड़ा आपके दिमाग से स्लिप ना हो। तो परीक्षार्थियों, तैयार हो जाइए। अब हम एक बहुत ही तीव्र और ऊर्जावान रैपिड रिवीजन के जरिए आज के सभी की डेटा पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। इसे हम 3 पार्ट्स में समराइज करेंगे: लक्ष्य, आधार और भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है दोस्तों? वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। और वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित जीएसडीपी कितनी है? 39.8 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 28% की वृद्धि है। और प्रति व्यक्ति आय 2024-25 के लिए लगभग 1.24 लाख रुपए। इसके बाद क्षेत्रीय हिस्सेदारी यानी सेक्टरल शेयर। याद रखें, सबसे आगे सर्विस सेक्टर 47%, फिर कृषि 27% और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग 26%। बिल्कुल। अब आते हैं राज्य की नंबर 1 रैंकिंग पर। दोस्तों, यूपी प्रथम स्थान पर यानी फर्स्ट रैंक पर। कहाँ? गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न में 38.79 मिलियन टन के साथ, दूध उत्पादन में जहां नेशनल शेयर 16.21% है, और साथ ही 137 करोड़ पर्यटकों के साथ घरेलू पर्यटन में भी फर्स्ट रैंक। और एक्सपोर्ट डेटा, कपड़ा निर्यात में यूपी का हिस्सा 23% है और चमड़ा निर्यात में सीधा 43%। ग्रेट। अब बात करते हैं प्रमुख हब और अपकमिंग इवेंट्स की। टूरिज्म का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 2025, जहां 600 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। डिजिटल स्पेस में लखनऊ और नोएडा में यू हब, हेल्थ में 90 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और 12,800 से ज्यादा सीटें। योजनाओं और बजट का रैपिड फायर करते हैं अब। एमएसएमई के लिए सरदार पटेल रोजगार योजना 575 करोड़, कृषि बजट 10,888 करोड़, सिंचाई के लिए 18,290 करोड़, प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्वाधिक 80,997 करोड़ रुपए का आवंटन। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए कौन सी योजना? यूपी एग्रीज योजना। और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी कौन सी आई है? यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। और आखिर में हमारे प्रमुख ओडीओपी और पारंपरिक शहर, इत्र के लिए कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, पीतल के लिए मुरादाबाद, कांच के लिए फिरोजाबाद, चमड़ा के लिए कानपुर और आगरा, और चिकनकारी के लिए लखनऊ। बहुत मददगार साबित होगा। आज हमने जो आंकड़े देखे वो सिर्फ पेपर पर छपे कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये एक राज्य के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सही कहा आपने। इस मास्टर क्लास को समाप्त करने से पहले दोस्तों, जरा सोचिए, जब उत्तर प्रदेश की ये पारंपरिक हस्तशिल्प कलाएं जैसे मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का कांच इन फ्यूचरिस्टिक एआई मिशंस और ग्रीन एनर्जी के आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगी, तो इस राज्य का वैश्विक निर्यात परिदृश्य आने वाले कल में कैसा दिखेगा। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश के कृषि, फसलें एवं व्यवसायीकरण को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। क्या ये संभव है कि यूपी के खेतों में उगाने वाला एक साधारण सा पौधा सिर्फ बोरियां बनाने के काम ना आता हो, बल्कि सीधे बंदूकों के गन पाउडर में इस्तेमाल होता हो? अरे वाह, शुरुआत ही इतने रोचक तथ्य से। हाँ, और या फिर कोई ऐसा जिला हो जो पूरे राज्य की सुगंध और इत्र की अर्थव्यवस्था को अकेले चला रहा हो। परीक्षार्थियों, आज की ये इन डेप्थ चर्चा यूपीपीएससी और आरओएआरओ जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे अधिक हाई वेटेज वाला विषय है। बिल्कुल। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अगर देखे जाएं तो यूपी की कृषि व्यवस्था से सीधे तौर पर दर्जनों प्रश्न बनते हैं। तो आज हम केवल ऊपरी तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को डिकोड करेंगे। सही कहा। और आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है दोस्तों। हमें इस पूरे विषय को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से समझना होगा। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में तो सीधे फैक्ट्स आते हैं, जैसे फसल उत्पादन के आंकड़े या जिलों की रैंकिंग। राइट। और भौगोलिक वितरण से भी सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। वहीं मेंस में सीधे तथ्य नहीं आते, बल्कि वहाँ कृषि व्यवसायीकरण, किसानों की संरचनात्मक चुनौतियों और सरकारी नीतियों पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
अच्छा, तो मतलब इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़कर पढ़ना जरूरी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। कोई भी फसल उगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किसान खेती किस उद्देश्य से कर रहा है। देखिए, पुराने समय में खेती मुख्य रूप से अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए होती थी। पर आज के टाइम में सिर्फ अपने उपभोग के लिए खेती करना काफी क्यों नहीं रह गया है? कृषि ने इस कमर्शलाइजेशन यानी व्यावसायिकता की जरूरत इतनी गंभीर क्यों हो गई है? इस बदलाव के पीछे यूपी की जनसंख्या की और भूमि का गणित छिपा है दोस्तों। सबसे पहले व्यावसायीकरण की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। इसका अर्थ है स्वयं के उपभोग की बजाय सीधे बाजार में बिक्री और मुनाफे के लिए फसलों का उत्पादन करना। राइट। अब यूपी के संदर्भ में इसको देखते हैं। राज्य में 92% किसान मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स यानी सीमांत एवं लघु किसान की श्रेणी में आते हैं। 92%। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास जोत का आकार यानी खेत का एरिया 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम है। बिल्कुल। अब इतनी छोटी जमीन पर सिर्फ गेहूं या चावल उगाकर कोई भी किसान अपने परिवार की शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ज्यादा हो एक तरह से ये छोटी जोत से बचने का एक एस्केप रूट है ना। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। ये एक पूरा आर्थिक चक्र है। जब किसान अपनी छोटी जोत को लाभकारी बनाने के लिए व्यावसायीकरण की ओर बढ़ता है, तो उसको बाजार के नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बाजार के लिए उत्पादन करते समय WTO यानी विश्व व्यापार समझौते के मानकों का पालन करना होता है। जिसका मतलब है कि उपज में कीटनाशकों का प्रयोग कम करना होगा और गुणवत्ता बढ़ानी होगी। एकदम सही। और जब गुणवत्ता बढ़ती है तो राज्य में कृषि आधारित उद्योगों जैसे फूड प्रोसेसिंग का विकास होता है। इससे गांव और कस्बों में रोजगार बनता है। और अपनी हाई वैल्यू फसल को बेचकर किसान बाजार से अपना जरूरत का अनाज खरीद सकता है। बिल्कुल, जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करने से इकोलॉजिकल प्रेशर यानी पारिस्थितिकी दबाव को कम करके मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाया जा सकता है। अरे वाह! इस चक्र तो ये साबित करता है कि खेत से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यूपी की क्षमता देखें दोस्तों, तो राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि 25,304 हेक्टेयर है। जो कि पूरे देश का लगभग 12% है। हाँ, और इसी विशाल भूमि के कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पूरे देश में प्रथम स्थान पर आता है। आंकड़े यही गवाही देते हैं। और खाद्यान्न के अलावा जलवायु की अनुकूलता के कारण यूपी बागवानी के क्षेत्र में भी देश में पहले स्थान पर है। क्योंकि यहाँ 3 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, है ना? हाँ। तराई, मैदानी और पठारी। सही कहा। ये विविधता इसे सभी प्रकार की बागवानी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। तकनीकी भाषा में इसे हॉर्टिकल्चर यानी औद्यानिकी कहा जाता है। और इसमें सरकार का भी बड़ा रोल है। राज्य का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग फल, सब्जियों, फूलों, औषधियां और सुगंधित पौधों से लेकर मशरूम और मसालों के उत्पादन को भारी सहायता दे रहा है। बिल्कुल। पर व्यवसायीकरण और औद्यानिकी की अहमियत तो स्पष्ट हो गई, लेकिन एक बड़ा विरोधाभास भी है। वो क्या? खेती खुले आसमान के नीचे होती है, जहाँ हर दिन मौसम से लड़ाई है। हाँ, ये तो है। अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझें, जैसे कोई आम इंसान भविष्य के रिस्क से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता है, तो एक किसान अपनी फसल का, अपनी साल भर की मेहनत का बीमा कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस बीमा तंत्र को समझने के लिए हमें कृषि की 2 प्रमुख पद्धतियों को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि कृषि की। अच्छा, ये वो खेती है जो बिना किसी कृत्रिम सिंचाई सुविधा के पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर होती है, राइट? हाँ, ऐसे क्षेत्रों में सामान्य वर्षा 500 से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। अगर ये पूरी तरह बारिश पर निर्भर है तो जाहिर है कि जोखिम बहुत बड़ा होगा। फिर यूपी के लिए इस पद्धति का इतना महत्व क्यों है? महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यूपी का 50% से अधिक खाद्यान्न इसी शुष्क भूमि से आता है। वेट, आधा खाद्यान्न, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज, दालें, तिलहन और कपास शामिल हैं। और यहाँ चुनौतियां केवल अनिश्चित वर्षा तक सीमित नहीं है। और क्या समस्याएं आती हैं यहाँ? तेज गर्मी के कारण मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ
तेजी से नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी हो जाती है। इसी अनिश्चितता के आधार पर वर्षा आधारित क्षेत्रों को एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स के जरिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो मतलब ये मैट्रिक्स वर्षा की मात्रा के आधार पर जोखिम तय करता है। ठीक इसी तरह श्रेणी 1 है ड्राई फार्मिंग। यहाँ 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये सबसे अधिक जोखिम वाला रेड जोन है। जहां फसल खराब होने का डर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। श्रेणी 2 है ड्राईलैंड फार्मिंग, जहां वर्षा 750 मिलीमीटर से अधिक होती है, तो यहाँ जोखिम थोड़ा कम होता है। और अंत में आती है श्रेणी 3, जिसे रेनफेड फार्मिंग या बारानी खेती कहते हैं। यहाँ तो 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती होगी। हाँ, ये आर्द्र क्षेत्र है और यहाँ सूखे का जोखिम सबसे कम होता है। पर अगर बारिश नहीं हुई तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी ना। ऐसे में किसान की वो लाइफ इंश्योरेंस वाली स्ट्रैटेजी कहाँ आती है, जहां वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहता। वहीं तो आती है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी मिश्रित खेती। इसका अर्थ है एक ही खेत में मुख्य फसल के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन या मधुमक्खी पालन करना। अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस वाली एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। पशुपालन करने से सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि पशुओं से गोबर मिलेगा। सही कहा। और जब इस गोबर का उपयोग खेतों में जैविक खाद की तरह होता है, तो बाहर से यूरिया या डीएपी खरीदने का खर्चा बच जाता है। और अगर सूखे या ओलोवृष्टि की वजह से फसल नष्ट भी हो जाए तो पशुधन उस इंश्योरेंस की तरह काम करता है। किसान दूध या अंडे बेचकर अपना गुजारा कर सकता है। एकदम सही। छोटे और सीमांत किसानों के लिए मिश्रित खेती किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। प्रकृति की इस अनिश्चितता के बीच भी सही तकनीक और मिट्टी के प्रबंधन का ही नतीजा है कि यूपी आज कई फसलों में पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। खासतौर पर जब गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को देखते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये भूमि राज्य के लिए कृषि का एटीएम बन गई है। इस क्षेत्र में इतना बम्पर उत्पादन आखिर कैसे संभव होता है? इसके पीछे नदी तंत्र का विज्ञान है। गंगा और यमुना जैसी नदियां हर साल हिमालय से खनिज तत्वों से भरपूर नई मिट्टी लाकर बिछा देती हैं। इस मिट्टी को अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ओ, जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी उपजाऊ होती है कि कम उर्वरक में भी बेहतरीन पैदावार देती है। बिल्कुल। और राज्य के फसल चक्र को समझना भी यहाँ आवश्यक है। यूपी में मुख्य रूप से 3 फसल चक्र चलते हैं। रबी की फसल जो अक्टूबर से अप्रैल तक होती है, खरीफ की फसल जो अप्रैल से नवंबर तक चलती है, और ज़ैद की फसल जो गर्मियों में जून जुलाई के बीच होती है। इन्हीं फसल चक्रों और जलोढ़ मिट्टी का असर आंकड़ों में दिखता है। प्रथम स्थान वाली फसलों की बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य पूरे देश का लगभग 20% हिस्सा पैदा करता है। और गेहूं में तो यह आंकड़ा 32% तक पहुंच जाता है, जिसका पूरा श्रेय इसी गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब को जाता है। गेहूं के साथ साथ गन्ने के उत्पादन में भी राज्य का कोई सानी नहीं है। गन्ना यूपी की सबसे प्रमुख कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है। हाँ, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 44.50% केवल यूपी से आता है। और इसका भी मुख्य केंद्र वही गंगा घाघरा दोआब का क्षेत्र ही है। इसके अलावा आलू और दूध उत्पादन में भी राज्य देश में पहले स्थान पर है। राज्य का योगदान 16.97% है। फलों की बात करें तो आम और अमरूद में भी यूपी का पहला स्थान है। यहाँ से सीधे परीक्षा वाले तथ्य बनते हैं दोस्तों। जैसे आम की विशिष्ट किस्में मलिहाबादी, दशहरी और लंगड़ा, ये मुख्य रूप से लखनऊ और सहारनपुर बेल्ट में उगाई जाती हैं। और अमरूद के लिए प्रयागराज और बरेली का क्षेत्र जाना जाता है, जहां आलाबाद सफेदा और लखनऊ 49 जैसी किस्में उगाई जाती हैं। वेट, लखनऊ 49 को सरदार भी कहा जाता है ना? हाँ, और ये एक ऐसा प्रीलिम्स फैक्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा तथ्य है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि नाम में लखनऊ है पर उगताया प्रयागराज में जाता है। सही पकड़ा। इन किस्मों के नाम और जिले परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अब कुछ ऐसी फसलों पर आते हैं जहां यूपी प्रथम स्थान पर तो नहीं है, पर राज्य की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। जैसे चावल यानी धान, इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद यूपी का देश में दूसरा स्थान है। ये कुल उत्पादन का 12% है। सहारनपुर, बहराइच और महाराजगंज इसके मुख्य जिले हैं। और बाजरा उत्पादन में भी राज्य दूसरे स्थान पर है, जिसका योगदान 11.99% है। बिल्कुल।
अगर हम बाजरा के भौगोलिक वितरण को तर्क की कसौटी पर परखें तो बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जिसे बहुत कम पानी चाहिए। तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मथुरा और आगरा जैसे शुष्क जलवायु वाले पश्चिमी जिलों में होना स्वाभाविक है। क्या ये निष्कर्ष सही है? यह एक बहुत ही वैज्ञानिक निष्कर्ष है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बाजरा सबसे उपयुक्त है। इसके बाद सरसों उत्पादन में यूपी देश में तीसरे स्थान पर आता है, जहां इसका योगदान 10.48% है। और इसके प्रमुख जिले हैं गोंडा, बहराइच और मिर्जापुर। ये तो बात हो गई खाद्यान्न की, लेकिन व्यावसायिक और औद्योगिक फसलों की अपनी एक अलग ही दुनिया है दोस्तों। हाँ, अगर हम अफीम यानी ओपियम की बात करें तो इसकी सबसे अधिक खेती बाराबंकी जिले में होती है, लेकिन राज्य में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। अफीम के मामले में खेती और फैक्ट्री का ये अंतर परीक्षार्थियों को अक्सर कंफ्यूज करता है। क्योंकि अफीम एक मादक पदार्थ है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पर सरकार का बेहद सख्त नियंत्रण होता है। ताकि तस्करी को रोका जा सके। इसलिए खेती अलग जगह होती है और प्रोसेसिंग एक सुरक्षित और एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में। सही कहा। इसी तरह मेंथा ओएन भी एक हाई वैल्यू फसल है, जिसका उत्पादन बाराबंकी और बदाऊं में होता है। और इसकी शुद्धता चेक करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। और पान की खेती के लिए बुंदेलखंड का महोबा जिला तो पूरे देश में पहचान बन चुका है। औद्योगिक फसलों पर आए दोस्तों, तो कपास और जूट का नाम सबसे ऊपर आता है। कपास को अक्सर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि फिलहाल यूपी में कपास की औसत उपज केवल 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन सरकार नई तकनीक से इसे 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जूट है। अगर जूट की प्रकृति को समझें तो इसे सड़ने और बढ़ने के लिए बहुत अधिक नमी और पानी की जरूरत होती है। तो इस आधार पर इसे यूपी के तराई क्षेत्रों में ही उगना चाहिए, जैसे देवरिया या महाराजगंज। तराई क्षेत्र पर आपका ही विश्लेषण सटीक है। देवरिया और महाराजगंज की नमी जूते के लिए आदर्श है। जूते के साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक ऐतिहासिक और औद्योगिक तथ्य जुड़ा है दोस्तों। क्या तथ्य है वो? आमतौर पर जूते सुनते ही दिमाग में बोरी या रस्सियां आती हैं, लेकिन जूते के पौधे के तने का उपयोग सीधे तौर पर चारकोल और गन पाउडर बनाने में किया जाता है। वेट, रियली? गन पाउडर? हाँ, ये तथ्य किताबों के पन्नों में अक्सर दब जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला तथ्य है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि उत्पादन, विविधता और भूगोल के मामले में यूपी कितना समृद्ध है। लेकिन यहीं से मेंस परीक्षा का एक गंभीर सवाल उठता है। सही दिशा में सोच रही हैं आप। इतना विशाल उत्पादन होने के बावजूद यूपी के किसान आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों कर रहे हैं? खेत में बीज बोने से लेकर बाजार में फसल बिकने तक की इस चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? इस समस्या को समझने के लिए कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को 3 प्रमुख संरचनात्मक स्तंभों में बांटना होगा। पहला स्तंभ है विखंडित भूमि, जिसका मतलब है किसानों की जोत का आकार लगातार घट रहा है। इसे फ्रैगमेंटेड यानी विखंडित जोत कहा जाता है। बिल्कुल। इस विखंडन के पीछे का मुख्य कारण तो पीढ़ियों के बीच जमीन का बंटवारा ही है। अगर दादा के पास 4 हेक्टेयर जमीन थी, तो 4 बेटों में 1-1 हेक्टेयर बटी, और अगली पीढ़ी तक आते आते वो जमीन सिर्फ 1/4 हेक्टेयर रह गई। और इतनी छोटी जमीन पर तो आधुनिक खेती का सबसे बुनियादी यंत्र यानी ट्रैक्टर भी ठीक से नहीं घुमाया जा सकता। यही विखंडन सबसे बड़ी बाधा है। ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो मैनुअल लेबर पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे लागत और बढ़ जाएगी। सही कहा। दूसरा प्रमुख स्तंभ है प्रसंस्करण एवं भंडारण का भारी अभाव। राज्य में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसान ने भारी मात्रा में टमाटर उगाए। अगर बाजार में अचानक दाम गिर गए और उसके पास कोई कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जो उस टमाटर को केचप में बदल सके, तो वो पूरी फसल खेत में ही सड़ जाएगी। यानी फसल का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का तंत्र गायब है। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है कमजोर बाजार संपर्क यानी मार्केट कनेक्टिविटी।
राज्य में बैकवर्ड लिंकेज यानी उत्तम बीज और उर्वरक की समय पर आपूर्ति और फॉरवर्ड लिंकेज यानी तैयार माल को सीधे मंडियों या एक्सपोर्टर्स तक पहुंचाने की व्यवस्था दोनों ही काफी टूटी हुई हैं। जिसके कारण बिचौलियों को फायदा मिलता है और किसान को सही दाम नहीं मिल पाता। एकदम सही। इन चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार की नीतियों का विश्लेषण करना भी जरूरी है दोस्तों। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए? समाधान के तौर पर कई रणनीतिक नीतियां लाई गई हैं। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 लागू की गई है। इस नीति में क्या फायदे मिलते हैं? अगर कोई उद्यमी फूड प्रोसेसिंग प्लांट या कोल्ड स्टोरेज लगाता है तो उसे भारी पूंजीगत अनुदान और टैक्स में छूट मिलती है। और क्षेत्रीय विकास के लिए खासतौर पर बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जहां पानी की भारी कमी है, वहां की क्या स्ट्रैटेजी है? सूखे से निपटने के लिए सरकार बुंदेलखंड विशेष पैकेज चला रही है। इसके तहत वहां बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बागों और पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं और वो सूखे को बेहतर झेल सकते हैं। और किसानों को बाग लगाने के लिए 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि भी तो दी जा रही है। बिल्कुल। साथ ही जल संरक्षण के लिए इजराइल की तर्ज पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को पूरे राज्य में आक्रामक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम पानी में भी बम्पर पैदावार हो सके। ये नीतियों का बहुत ही समग्र ढांचा है। इजराइल की तकनीक से लेकर बुंदेलखंड पैकेज और फूड प्रोसेसिंग नीति 2017, ये सभी बिंदु मेंस परीक्षा में एक बेहतरीन उत्तर तैयार करने का आधार है। एकदम सही। दोस्तों, इस गहरी चर्चा के बाद अब समय है पूरे टॉपिक को तेजी से समेटने का। चलिए बिना समय गवाए एक क्विक मास्टर रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी तथ्य दिमाग में सेट हो जाए। इस रिवीजन में हम उत्पादन प्रतिशत और जिलों के भौगोलिक वितरण को तेजी से कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं भूमि और उत्पादन से। यूपी में देश की कुल 12% कृषि भूमि है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य 20% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। गेहूं में यह आंकड़ा 32% और गन्ने में 44.5% है। दूध उत्पादन में भी राज्य 16.97% के साथ आगे है। भौगोलिक टैग्स की बात करें तो चावल में सहारनपुर, बहराइच और महाराजगंज। शुष्क जलवायु वाली फसल बाजरा के लिए मथुरा और आगरा जाने जाते हैं। सरसों के लिए गोंडा, बहराइच और मिर्जापुर। जूट का उत्पादन नमी वाले तराई क्षेत्रों यानी दोरिया और महाराजगंज में होता है। फलों में आम की प्रसिद्ध किस्मों के लिए लखनऊ और सहारनपुर बेल्ट और अमरूद के लिए प्रयागराज और बरेली की बेल्ट मशहूर है। व्यावसायिक फसलों में दोस्तों अफीम की खेती बाराबंकी में होती है, जबकि फैक्ट्री गाजीपुर में है। मेंथा ऑयल की शुद्धता जांच का केंद्र कन्नौज में है और पान की खेती के लिए महोबा की पहचान है। और अंत में मौसम। शुष्क खेती वहां होती है जहां 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हो, जबकि बारानी खेती 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। और नीतियों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, आलू विकास नीति 2014 और बुंदेलखंड के बागों के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का पैकेज शामिल है। ये पूरा रिवीजन परीक्षार्थियों के लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विरोधाभास मौजूद है। वो क्या? एक तरफ राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए इजराइल की आधुनिक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि गन्ने जैसी अत्यधिक पानी सोखने वाली नकदी फसल का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, जो देश का लगभग आधा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन का असर और विकराल होगा, तो क्या कृषि उत्पादन में ये नंबर 1 का ताज और जमीन के नीचे का तेजी से गिरता भूजल स्तर दोनों एक साथ बचाए जा सकेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये मेंस के लिए एक बेहतरीन विश्लेषणात्मक बिंदु बन सकता है दोस्तों। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। जीएस पेपर 3 की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बेहद हाई वेटेज विषय है। हाँ बिल्कुल,
और आज के इस डीप डाइव सेशन का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हम मछली पालन से लेकर आर्बरी कल्चर तक के भौगोलिक वितरण और उनके आर्थिक प्रभाव को डीकोड करें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प भौगोलिक विरोधाभास देखते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पास अपना कोई समुद्र तट तो है नहीं। एक भी जगह ऐसी नहीं जहां समुद्र की लहरें आती हों। वही तो, आमतौर पर जब भी एक्वाकल्चर या मछली पालन का नाम आता है, ध्यान सीधे कोस्टल एरियाज पर जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, यही तो पैराडॉक्स है। बिना समुद्र तट के भी मछली उत्पादन में एक अग्रणी भूमिका। बिल्कुल, यूपी का उत्पादन हैरान करने वाला है। हालांकि ये एक लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध राज्य है। राइट, चारों तरफ सिर्फ जमीन है। तो फिर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार यूपी 6.9 लाख मैट्रिक टन उत्पादन के साथ देश में चौथे स्थान पर कैसे आ गया? भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर था और यूपी चौथे पर। इसका सबसे बड़ा कारण गांव के छोटे तालाब नहीं, बल्कि राज्य का विशाल नदी तंत्र है। यहाँ फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का एक बहुत बड़ा संसाधन है। ओह, अच्छा, नदियों की वजह से? हाँ, लगभग 39,542 किलोमीटर लंबी नदियों और नहरों का जाल है। ये मीठा पानी ही समुद्र की कमी को पूरी तरह से पाट देता है। पर इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तकनीक का बड़ा हाथ है, जिसे रिवर रेंचिंग कहते हैं। रिवर रेंचिंग, मैंने परीक्षा के पुराने प्रश्नों में ये शब्द देखा है। इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सिर्फ मछलियां नदी में डालने से? इसे एक आम समझ वाले उदाहरण से देखते हैं। जैसे गांव में छोटे बच्चों को शुरुआती समय में घर के सुरक्षित माहौल में रखा जाता है। उन्हें सिखाया जाता है। सही कहा, पोषण दिया जाता है, और जब वो थोड़े सक्षम हो जाते हैं तब उन्हें मुख्य समाज में यानी स्कूल और बाहर की दुनिया में उतार दिया जाता है। रिवर रैंचिंग बिल्कुल यही करती है। तो मतलब मछलियों के बच्चों को पहले कहीं और बड़ा करते हैं? बिल्कुल, पहले मछली के छोटे बच्चों को, जिन्हें टेक्निकल भाषा में फिश फिंगरलिंग्स कहते हैं, उन्हें एक हैचरी में नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में पाला जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर उन्हें सीधे नदी में छोड़ दिया तो बड़ी मछलियां उन्हें खा जाएंगी या बहाव में वो बह जाएंगी। इसलिए जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब उन्हें बड़ी नदियों के प्राकृतिक इकोसिस्टम में छोड़ा जाता है। इससे किसानों के जाल में ज्यादा मछलियां आती हैं। ये मैकेनिज्म तो बड़ा प्रभावी है, लेकिन ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो कुछ योजनाएं होंगी। PMSY और FIDF जैसे नाम अक्सर पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, PMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और FIDF जो कि मत्स्य पालन आवासन रचना विकास कोष है। FIDF का मुख्य काम कोल्ड स्टोरेज या आइस बॉक्स जैसी आवासन रचना के लिए सस्ता लोन देना है। और डिजिटल साइड में एक मत्स्य सेतु ऐप भी तो है। सही याद दिलाया। ये ऐप एक नॉलेज ब्रिज है। इसके जरिए बीमारियों की जानकारी, pH लेवल मेंटेन करना, ये सब किसान सीधे अपने फोन पर वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। अरे वाह, तो डिजिटल और फिजिकल दोनों सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, अब नदियों से जमीन की तरफ रुख करते हैं। कृषि में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में 92% किसान छोटे और सीमांत हैं। 92%? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इनके लिए बागवानी गेहूं चावल से बेहतर क्यों है? क्योंकि बागवानी इन छोटे किसानों की आय का मुख्य स्रोत बन सकती हैं। फसलें नकदी होती हैं और थोड़ी सी जमीन पर उगाकर सीधे लोकल मंडी में रोज बेची जा सकती हैं। इससे रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है। हाँ, ये लॉजिकल है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इन बागवानी फसलों के क्लस्टर्स की मेंटल मैपिंग कर लेते हैं। अगर आम के क्लस्टर्स की बात करें तो मुख्य रूप से सहारनपुर और मेरठ आते हैं। और उसमें बागपत और लखनऊ भी शामिल है, राइट? ये ज्यादातर वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी के हिस्से हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ की लोमी सॉइल और तापमान आम के बागीचों के लिए एक आदर्श स्थिति बनाते हैं। वहीं अगर अमरूद की मैपिंग देखें तो नक्शा थोड़ा नीचे प्रयागराज की तरफ जाता है। कौशाम्बी, बदौन और प्रयागराज। बिल्कुल, और आंवला के लिए तो प्रतापगढ़ का नाम एकदम फिक्स है। सही कहा। लेकिन इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 150 हाईटेक नर्सरी लगाने का लक्ष्य रखा है। ये साधारण नर्सरी से अलग कैसे है? देखिए, हाईटेक नर्सरी में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पानी का फ्लो सब कंप्यूटराइज तरीके से कंट्रोल होता है, जिससे बीमारी रहित पौधे तैयार होते हैं। और इसके साथ ही यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 भी चल रही है, जिसके साथ नेशनल लेवल की MIDH और NHM जैसी योजनाएं भी हैं। पर मुझे एक स्कीम थोड़ी अलग लगती है,
चमन परियोजना, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हाँ, चमन में सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जमीन की मैपिंग की जाती है। सैटेलाइट बता देता है कि कहाँ फसल अच्छी हुई है या बीमारी का डर है। ओह, तो इससे सटीक आकलन से पहले से ही स्टोरेज की प्लानिंग हो सकती है। लेकिन इस प्लानिंग के बावजूद किसानों को कुछ चुनौतियां आती हैं, जैसे कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का ना होना। सबसे बड़ी चुनौती तो वही है, गेहूं पर एमएसपी मिलता है पर अमरूद पर नहीं। और दूसरी दिक्कत है कोल्ड चेन यानी शीत श्रृंखला का भारी अभाव। इस कोल्ड चेन यानी शीत श्रृंखला के ना होने का सीधा असर तो डिस्ट्रेस सेल पर पड़ता होगा। बिल्कुल, अमरूद जल्दी खराब होने वाली फसल है। अगर रेफ्रिजरेशन नहीं है तो फसल सड़ने के डर से किसान उसे कौड़ी के भाव बेचने पर मजबूर हो जाता है। ये सच में एक गंभीर समस्या है। खैर, बागवानी के भीतर ही एक और प्रॉफिटेबल क्षेत्र की बात करते हैं, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि। जिसका असली उद्देश्य कमर्शियल सेल यानी वाणिज्यिक बिक्री है। एग्जैक्टली। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत ने 2021-22 में 771.41 करोड़ रुपए के फूलों का निर्यात किया था। ये विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा स्रोत है। और इसी दिशा में राज्य में 20 विशिष्ट क्लस्टर बनाए गए हैं। CSIR, NBRI जैसी संस्था इस राष्ट्रीय मिशन में सहयोग दे रही है। और इसमें एक कॉरिडोर याद रखना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनारस से शुरू होकर अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाता है। बनारस, अयोध्या, लखनऊ। क्योंकि इन शहरों में पुष्प की खपत बहुत ज्यादा है। धार्मिक केंद्र होने के नाते यहाँ डिमांड कभी कम नहीं होती। सही बात है। फूलों के बाद अब विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती को देखते हैं। आमतौर पर यूपी अंगूर के लिए नहीं जाना जाता। नहीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क में इसका एक बहुत सफल परीक्षण किया गया है। और इसका औद्योगिक प्रभाव भी पश्चिमी यूपी में दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर में एक नई वाइनरी यानी अंगूर से शराब बनाने की फैक्ट्री को मंजूरी मिली है। इसकी वार्षिक क्षमता 54,446 लीटर है। इस फैक्ट्री के बनने से आसपास के अंगूर उगाने वाले किसानों को सीधा मार्केट मिल रहा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मार्केट से जोड़ने का डायरेक्ट तरीका है। बिल्कुल। अब एक ऐसी कृषि परंपरा पर चलते हैं जिसमें भारत का एक विशिष्ट स्थान है, सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन। भारत अकेला ऐसा देश है जहां रेशम की सभी 5 व्यावसायिक किस्में पैदा होती हैं। हाँ, और वो 5 किस्में हैं: शहतूत, ओख तसार, उष्णकटिबंधीय तसार, मूंगा और एरी। लेकिन यूपी का क्या स्टेटस है इसमें? अगर करंट योगदान देखें तो यूपी बस 3% उत्पादन करता है, पर यहाँ हमें यूपी के लक्ष्य पर फोकस करना है। राज्य का टारगेट इस 3% को बढ़ाकर 15 से 20% तक ले जाने का है। ये तो सीधे फ्यूचर टेंस की बात हो गई। हाँ, और एक आंकड़ा ये भी है कि उत्तराखंड विभाजन के समय यूपी का उत्पादन सिर्फ 22 टन रह गया था और अब उस 22 टन से बढ़ाकर 350 टन उत्पादन करने का लक्ष्य है। सही कहा। और इस उत्पादन का भौगोलिक वितरण भी फिक्स है। शहतूत रेशम मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में होता है और तसर रेशम के लिए चंदौली और सोनभद्र हैं। एरी रेशम कानपुर और फतेहपुर में। पर बुनकरों को जो बिचौलियों की वजह से नुकसान होता था, उसके लिए क्या मार्केट पहल हुई है? उसके लिए वाराणसी में एक सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गई है। इससे बुनकर और खरीदार सीधे एक दूसरे से जुड़ते हैं और बिचौलियों का दबदबा खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया कदम है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो पर्यावरण और कृषि दोनों में आता है, आर्बरिकल्चर यानी वृक्षारोपण। ये बस पेड़ लगाने जैसा नहीं है, राइट? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। आर्बरिकल्चर का मतलब है व्यक्तिगत पेड़ों का प्रबंधन, एक एक पेड़ की बीमारियों का इलाज और उनकी कटाई छटाई करना। इसका फायदा क्या है? आर्थिक रूप से एक शब्द आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन प्रच्छादन। ये क्या है? पेड़ वायुमंडल से कार्बन सोख कर अपनी लकड़ी में लॉक कर देते हैं, वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन प्रच्छादन है। पर इसका एक बड़ा आर्थिक फायदा भी है। प्रॉपर आर्बरिकल्चर से किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में 20% तक की वृद्धि हो जाती है। अरे वाह, 20% प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाना बड़ी बात है। पर फिर भी हर कोई इसे नहीं अपनाता, जरूर कुछ चुनौतियां होंगी। हाँ, चुनौती है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट यानी उच्च रखरखाव लागत, और आंधी तूफान में उनके गिरने का जोखिम भी रहता है जिससे नुकसान हो सकता है। सही बात है। तो हमने मत्स्य पालन से लेकर आर्बोरिकल्चर तक सब समझ लिया। अब इस सब का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट मैट्रिक्स देखते हैं।
इस मैट्रिक्स में कई आयाम हैं, रोजगार का सृजन, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का आना और खास तौर पर महिला सशक्तिकरण, क्योंकि सेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। और मत्स्य पालन से ओमेगा 3 के जरिए पोषण भी मिल रहा है, पर इसमें एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी जुड़ती है, शैवाल यानी एल्गाए का विकास। इसे भविष्य के क्लीन फ्यूल यानी स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये एक नया एनर्जी स्रोत बन सकता है। तो चलिए अब एग्जाम के हिसाब से एक कंप्लीट क्विक रिवीजन करते हैं। फ्लैश कार्ड स्टाइल में सारे की फैक्ट्स को रैपिडली दोहराते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाएं। मछली पालन में यूपी का स्थान, चौथा स्थान 6.9 लाख मेट्रिक टन के साथ, रेशम का नया लक्ष्य, 15 से 20% और 22 टन से 350 टन तक का उत्पादन, बागवानी में किसानों का प्रतिशत, 92% छोटे और सीमांत किसान। प्रमुख ऐप है मत्स्य सेतु, क्लस्टर्स बताइए, आंवला का क्लस्टर, प्रतापगढ़, और नई वाइनरी कहाँ लग रही है, मुजफ्फरनगर में, सिल्क एक्सचेंज, वाराणसी, और फूलों के विकास के लिए संस्था। CSIR, NBRI। ये क्विक रिवीजन तो एकदम क्रिस्प था। आज का ये सेशन यही दिखाता है कि कृषि और अर्थव्यवस्था कैसे नई तकनीकों से जुड़ रही हैं। जैसे अभी हमने एल्गी की बात की, ये सोचने वाली बात है कि कैसे शैवाल यानी एल्गे भविष्य में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है और एक नए स्वच्छ ईंधन युग की शुरुआत कर सकता है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 2025-2026 को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों कि किसी गांव में किसी के दादाजी ने घर के बाहर की सिर्फ 2 फुट जमीन के लिए कोई मुकदमा शुरू किया था। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। और उसके बाद उनके पिताजी ने कचहरी के चक्कर काटे और अब वही पुरानी फाइल उस परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में। उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में पीढ़ियों से यही कहानी दोहराई जा रही है ना? बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही आम समस्या है ग्रामीण इलाकों के। जी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या हो अगर आसमान में उड़ने वाला एक छोटा सा ड्रोन इस 50 साल पुराने पुश्तैनी झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आगामी राज्य परीक्षाओं जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया या आरओ की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज का ये डीप डाइव बहुत अहम होने वाला है। जी, और हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को जो एक जनरल ओवरव्यू यानी सामान्य अवलोकन है, उसे समझेंगे, ताकि परीक्षा हॉल में छात्रों को सब कुछ एक कहानी की तरह याद रहे। सही कहा आपने। तो आज के इस विशेष सत्र का ढांचा क्या होगा, ये आप थोड़ा समझा देंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के इस रिवीजन में हमारे 3 मुख्य स्तंभ होंगे। पहला है नवीन नीतियां, जिसमें हम लॉ और जस्टिस से जुड़े बदलावों को देखेंगे। दूसरा है हमारा भूगोल, जिसमें हम जीआई टैग्स की बात करेंगे। और तीसरा है नवीनतम एसआरएस आंकड़े, जो जनसांख्यिकी से जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधे उस उड़ने वाले ड्रोन वाली कहानी पर आते हैं। हमारा पहला विषय है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025, जिसे आम बोलचाल में हम लोग घरौनी कानून भी कहते हैं। घरौनी कानून। अब तक हम सिर्फ खतौनी के बारे में सुनते थे, जो खेती की जमीन का रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये घरौनी तो गांव के घरों के लिए है। तो इसकी जो लेजिस्लेटिव टाइमलाइन यानी विधायी क्रम है, जी, वो क्या है? देखिए, छात्रों को ये टाइमलाइन बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इस कानून को दिसंबर 2024 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद 2 जनवरी 2026 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया। मतलब ये अब पूरी तरह से प्रभाव में है? जी बिल्कुल, और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भूमि और वासों का एक सटीक रिकॉर्ड यानी अभिलेख तैयार करना। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें दोस्तों, जी, तो ये एक तरह से ग्रामीण संपत्ति का आधार कार्ड है। बिल्कुल, बहुत सही उपमा दी आपने। है ना? जैसे आधार कार्ड ने पहचान की गड़बड़ी को खत्म किया, वैसे ही ये जमीन की चोरी को रोकेगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। गांव में तो घरों के बीच कोई पक्की दीवार होती नहीं है, बस एक कच्ची नाली होती है। तो ये रिकॉर्ड बनेगा कैसे? यहीं पर तो तकनीक का असली कमाल है। भारत सरकार की जो स्वामित्व योजना है, उसके तहत ड्रोन आधारित सर्वेक्षण का उपयोग किया जा रहा है। ओहो, मतलब ड्रोन से मैपिंग होगी? जी, पहले लेखपाल जंजीरों से जमीन नापते थे, जिसमें गलती हो सकती थी, लेकिन अब आसमान से ड्रोन तस्वीरें लेता है और इसके आधार पर एक आबादी मानचित्र
यानी आबादी मानचित्र तैयार होता है। अच्छा, ये नक्शा होता है। हाँ, ये एक ड्रोन आधारित डिजिटल नक्शा है। इसमें संपत्ति के स्वामी का नाम, क्षेत्रफल और रेखा चित्र सब कुछ बिल्कुल सटीक दर्ज होता है। क्या बात है, मतलब कोई किसी की 1 इंच जमीन नहीं दबा सकता। लेकिन समय तो रुकता नहीं है। अगर कल को किसी संपत्ति के मालिक का निधन हो जाए और घर बच्चों को मिल जाए या कोई घर बेच दे, तो ये रिकॉर्ड अपडेट कैसे होगा? इसके लिए भी बहुत स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन यानी नामांतरण कहा जाता है। नामांतरण। ठीक है ठीक है। जी, जब भी विरासत या बिक्री की बात आएगी तो इसे अपडेट करने की जिम्मेदारी इलाके के रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी राजस्व निरीक्षक की होगी। अच्छा, लेकिन अगर राजस्व निरीक्षक के किसी फैसले पर किसी गांव वाले को आपत्ति हो तो वो कहाँ जाएगा? इसके लिए पूरी एक अपीलीय व्यवस्था है। अगर किसी को आपत्ति होती है तो तहसील स्तर पर जो उप संभागीय अधिकारी होते हैं, जिन्हें एसडीएम कहा जाता है, उन्हें रिकॉर्ड ऑफिसर यानी अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। मतलब एसडीएम साहब फैसला करेंगे। हाँ, और जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी को भी अधिकृत किया गया है। ये तो बहुत ही जवाबदेह सिस्टम है। तो दोस्तों, परीक्षा के लिए हमें इसके ट्राईपार्टाइट बेनिफिट्स यानी त्रिस्तरीय लाभ याद रखने हैं। पहला, कानूनी मान्यता मिलेगी। जी, दूसरा, आर्थिक लाभ होगा क्योंकि अब गांव के घर पर भी लोग बैंक से लोन ले सकेंगे। और तीसरा, अब विवादों में कमी आएगी। बिल्कुल सही। और देखिए, जब भूमि विवाद सुलझेंगे तो अगली जरूरत रोजगार की होगी। तो हमारा अगला विषय भी इसी से जुड़ा है। हाँ, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जब सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पहले से चल रही थी तो एक अलग निगम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, पुरानी व्यवस्था में एजेंसियां बहुत मनमानी करती थीं। सरकार पैसे देती थी लेकिन कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं मिलता था। हाँ, शोषण होता था उनका। बिल्कुल, उसी को रोकने के लिए इस निगम का गठन हुआ है। 2 सितंबर 2025 को इसे कैबिनेट मंजूरी मिली और 19 सितंबर 2025 को शासनादेश जारी हुआ। 19 सितंबर। अच्छा। हाँ, और इसे धारा 8 के तहत एक नॉन प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी कंपनी बनाया गया है। गैर लाभकारी मतलब सरकार मुनाफा नहीं कमाना चाहती, बस कर्मचारियों का हक बचाना चाहती है। एकदम सही। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। ये 3 पक्ष कौन कौन से होंगे? ये निगम क्रेता विभाग यानी जिस विभाग को कर्मचारी चाहिए, और तीसरी होगी आउटसोर्सिंग एजेंसी। अच्छा, तो एजेंसियों का चयन कैसे होगा? एजेंसियों का चयन सीधे नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैम यानी जैम पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। ओहो, मतलब अब कोई विभाग सीधे अपने ठेकेदार को काम नहीं दे सकता, सब कुछ जेम पोर्टल से होगा? जी, और एक बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों का जो ईपीएफ और ईएसआईसी है, उसे जमा करने का पहला दायित्व सीधे आउटसोर्सिंग एजेंसी का ही होगा। बहुत बढ़िया फैसला है ये। अब जरा इस निगम के प्रशासन की बात कर लें। इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के जो अध्यक्ष होंगे वो स्वयं मुख्य सचिव होंगे। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। और सचिव कौन होगा? सचिव का पद डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के पास होगा। और इसके अलावा एक 6 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति भी बनाई गई है। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इस समिति में 2 मानव संसाधन विशेषज्ञ, 2 सफल उद्यमी, 1 टेक्नोक्रेट और 1 स्टैटिस्टिशियन यानी सांख्यिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये तो बहुत ही संतुलित टीम लग रही है। अब वेतन श्रेणी की भी बात कर लेते हैं, जो छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 4 स्तर बनाए गए हैं। हाँ, वेतन को काम के हिसाब से बांटा गया है। जी, श्रेणी 1 में 40,000 रुपये मिलेंगे, जो डॉक्टर या इंजीनियर जैसे पदों के लिए हैं। श्रेणी 2 में 25,000 रुपये हैं, जो स्टाफ नर्स या जेई के लिए हैं। और श्रेणी 3 में क्या है? श्रेणी 3 में 22,000 रुपये तय किए गए हैं, जो क्लर्क या ड्राइवर के लिए है। और श्रेणी 4 में 20,000 रुपये हैं, जो अंत सफाई या सुरक्षा कर्मचारियों के लिए हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने। और इनका चयन 100 अंकों की प्रक्रिया से होगा, जी, जिसमें लिखित परीक्षा के 50 अंक हैं, स्थानीय निवास के 15 अंक हैं। 1 मिनट, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। ये स्थानीय निवास के 15 अंक क्यों दिए जा रहे हैं? इसका कारण यह है कि छोटे पदों पर स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता मिले, जिससे पलायन को रोका जा सके। अच्छा, ये पलायन रोकने के लिए है। बिल्कुल। इसके बाद 25 अंक अधिमानी योग्यता या अमविधवा महिलाओं के लिए रखे गए हैं। और अंत में 10 अंक साक्षात्कार के हैं।
ये तो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, नीति और रोजगार से अब हम राज्य की सांस्कृतिक पहचान की तरफ रुख करते हैं। हमारा तीसरा स्तंभ है उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पाद। जी, जब हम राज्य की कला की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल। छात्रों को जानकर गर्व होगा कि 2025 की स्थिति के अनुसार यूपी कुल 81 टैग के साथ भारत में नंबर 1 पर है। 81 टैग्स, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें 76 व्यक्तिगत टैग हैं और 3 संयुक्त टैग हैं। और इसके साथ ही तमिलनाडु अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अरे वाह दोस्तों, इसे ऐसे समझे कि जीआई टैग हमारे स्थानीय कारीगरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वीआईपी पासपोर्ट की तरह है। बिल्कुल सही उपमा है ना? मतलब कोई और उनकी कला की नकल करके उसे बेच नहीं सकता। ये एक तरह का कॉपीराइट है। तो 2025 में कौन से नए टैग मिले? 2025 में नवंबर के महीने में मेरठ के बिगुल और मथुरा की जरी पोशाक को ये टैग मिला है। मेरठ का बिगुल, क्या बात है। और मार्च में? मार्च 2025 में आगरा के स्टोन इनले क्राफ्ट और बरेली के टेराकोटा को ये टैग मिला। आगरा का स्टोन इनले मतलब वो जो संगमरमर पर पत्थरों की जड़ाई होती है, ताजमहल में जो दिखती है। बिल्कुल वही। और अगर हम 2024 की बात करें तो अप्रैल में बनारस की तिरंगी बर्फी और वहां की मेटल कास्टिंग को टैग मिला था। तिरंगी बर्फी तो बहुत मशहूर है। और भी कुछ था अप्रैल में? हाँ, इसी महीने बरेली के केन एंड बैम्बू क्राफ्ट और वहां की जरी जरदोजी को भी टैग मिला। साथ ही थारू जनजाति की थारू एम्ब्रॉयडरी और पिलखुआ के हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग दिया गया। और मार्च 2024 की सूची भी तो काफी लंबी थी। जी, उसमें अमरोहा के ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज, बागपत की होम फर्निशिंग, बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा महोबा का गौरा पत्थर, मैनपुरी की तारकशी और संभल का हॉर्न क्राफ्ट भी तो उसी समय शामिल हुआ था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। और ऐतिहासिक दृष्टि से छात्रों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि जनवरी 2008 में राज्य का पहला जीआई टैग इलाहाबादी सुरखा अमरूद को मिला था। हाँ, वो लाल वाला अमरूद और लखनऊ का चिकन, कन्नौज का इत्र या बनारस का लंगड़ा आम तो हमेशा से ही प्रसिद्ध रहे हैं। बिल्कुल। भदोही का कालीन, मुरादाबाद का धातु शिल्प और प्रयागराज का मूंज क्राफ्ट भी इसी शानदार सूची का हिस्सा हैं। बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे राज्य की आबादी के स्वास्थ्य और जीवन स्तर की। हमारा अगला विषय है नवीनतम SRS आंकड़े। जी, ये आंकड़े जून से सितंबर 2025 की रिपोर्ट पर आधारित है। परीक्षा की दृष्टि से हमें यूपी और भारत की तुलना करनी होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जन्म दर की बात करते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार यूपी की बर्थ रेट यानी जन्म दर 23.6 है, जो भारत के 18.4 से काफी ज्यादा है। अच्छा, और इसमें भी ग्रामीण जन्म दर 24.7 और नगरीय 20.5 है। जी, और डेथ रेट यानी मृत्यु दर की बात करें तो यूपी में ये 6.5 है, जो भारत के 6.4 से थोड़ी सी ही ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अगर जन्म दर भी भारत के औसत से ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो फिर वृद्धि कैसे हो रही है? यही तो समझने वाली बात है। जो नेचुरल ग्रोथ यानी प्राकृतिक वृद्धि है, वो यूपी में 17.1 है, जबकि भारत में सिर्फ 12.0 है। पर ये कैसे संभव है? इसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत से समझ सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से मृत्यु दर तो बहुत तेजी से गिर गई है। हाँ, ये तो है। लेकिन जन्म दर अभी भी उतनी तेजी से कम नहीं हुई है। इसलिए मृत्यु और जन्म के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है, जिससे प्राकृतिक वृद्धि ज्यादा दिखती है। ओह अच्छा, अब समझ में आया। चलिए अब शिशुओं के स्वास्थ्य के आंकड़े देख लेते हैं। जी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR यानी शिशु मृत्यु दर है, वो यूपी में 37 है, जबकि भारत में ये सिर्फ 25 है। ये आंकड़ा तो काफी चिंताजनक है दोस्तों। और प्रजनन दर क्या है? यूपी की टोटल फर्टिलिटी रेट TFR यानी कुल प्रजनन दर 2.6 है, जबकि पूरे भारत का औसत 1.9 पर आ गया है। और माताओं के स्वास्थ्य को लेकर जो मातृ मृत्यु अनुपात होता है,
वो कैसा है? 2021 से 23 के आंकड़ों के मुताबिक मैटरनल मोर्टालिटी रेशो यानी मातृ मृत्यु अनुपात यूपी में 141 है, जो भारत के 88 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये सब मिलकर जीवन प्रत्याशा को भी प्रभावित करते होंगे, है ना? बिल्कुल। 2019 से 23 के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी जन्म पर जीवन प्रत्याशा यूपी में 68.0 वर्ष है, जो भारत के 70.3 वर्ष से कम है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि यूपी में पुरुषों की औसत उम्र 66.5 वर्ष है, जबकि महिलाओं की 69.8 वर्ष है। जी, और मैं छात्रों को बता दूं कि दोनों ही स्तरों पर महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक ही होती है। चलिए दोस्तों, तो हमने ये चारों महत्वपूर्ण विषय कवर कर लिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारा पैसा एक गांव की पंचायत या नगर पालिका तक कैसे पहुंचता है? यहां एंट्री होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग की। अच्छा, ये वही कमीशन है ना जिसका अभी छठे यानी 6th एडिशन का गठन हुआ है? हाँ, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन गवर्नर द्वारा किया गया है अंडर आर्टिकल 243I और 243Y। साथ ही यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 की सेक्शन 32A भी इसके लिए रेलेवेंट है। इसके नए चेयरमैन दीपक कुमार है ना, जिन्हें 15 जनवरी 2024 को अपॉइंट किया गया था, और उनके साथ नील रतन कुमार और आलोक दीक्षित एज मेंबर्स है, और सिद्धार्थ श्रीवास्तव इसके सेक्रेटरी हैं। एकदम सही डेटा। पर एक डाउट है, ये कमीशन करता क्या है? मतलब क्या ये बस एक अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट है जो पैसे गिनता है? नहीं, देखिए, इनकी पावर्स बहुत सॉलिड हैं। ये तय करते हैं कि टैक्सेस और ग्रांट्स एंड एड यानी सहायता अनुदान का पैसा लोकल बॉडीज को कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इनके पास सिविल कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होती हैं अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल कोर्ट की पावर्स मतलब ये किसी को भी सम्मन भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं? बिल्कुल, ये गवाहों को बुला सकते हैं। इस वक्त ये कमीशन कई टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी विचारार्थ विषय पर काम कर रहा है, जैसे फिस्कल कमिटमेंट्स और 15 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन यानी केंद्रीय वित्त आयोग से मिले अनुदान का हिसाब। और एक बहुत बड़ा इशू जो ये हैंडल कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन और एरिया ट्रांजिशन, है ना? मतलब जब गांव का शहरीकरण होता है और वो नगर निकाय में आते हैं, तब फंड्स कैसे शिफ्ट होंगे? हाँ, ये इनका सबसे चैलेंजिंग टास्क है आज के टाइम पे। अगर हम इस आयोग के इतिहास की बात करें तो फर्स्ट एसएफसी 1994 में बना था भालचंद्र शुक्ला के अंडर, फिर सेकंड आया 2000 में टीएन धर के अंडर, और थर्ड कमीशन 2004 में सैयद अली ताहिर रिजवी थे। सही। फिर फोर्थ कमीशन 2011 में अतुल कुमार गुप्ता और फिफ्थ कमीशन 2015 में आनंद मिश्रा के नेतृत्व में बना, और अब सिक्स्थ कमीशन दीपक कुमार चला रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षा हॉल में सब कुछ याद रहे, इसके लिए तेजी से एक कंप्लीट क्विक रिवीजन यानी संपूर्ण त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले घरौनी कानून। ये 2 जनवरी 2026 से लागू हुआ। इसमें ड्रोन सर्वे से काम होगा और एसडीएम साहब अभिलेख अधिकारी होंगे। इसके बाद आउटसोर्स निगम, जिसका शासनादेश 19 सितंबर 2025 को आया, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और जेम पोर्टल से भर्ती अनिवार्य होगी। फिर आता है जीआई टैग। 81 टैग्स के साथ यूपी प्रथम स्थान पर है। 2025 में मेरठ का बिगुल और मथुरा की जरी पोशाक को टैग मिला, और पहला टैग इलाहाबादी सुर्ख था। और अंत में जनसांख्यिकी, जन्म, मृत्यु, आईएमआर, टीएफआर, एमएमआर, इन सब में यूपी का आंकड़ा भारत से ज्यादा है, लेकिन जीवन प्रत्याशा जो कि 68 वर्ष है वो भारत से कम है। बेहतरीन सारांश। बिल्कुल, छात्रों को इसे इसी तरह याद रखना चाहिए। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में यूपी बजट 2026-27 $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। आज का ये विस्तृत सत्र विशेष रूप से हमारे यूपीपीएससी, आरओएआरओ और यूपीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए है। बिल्कुल। और देखिए छात्रों, इस क्लास में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है उन सटीक तथ्यों को आपके दिमाग में बिठाना जो सीधे परीक्षा में छपते हैं। हाँ, तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 11 फरवरी 2026 को हमारे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने ये बजट पेश किया था। और अभ्यर्थियों, सबसे पहला फैक्ट जो आपको नोट करना है वो है इस बजट का कुल आकार। ये है 9,12,696.35 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब
पिछले साल के मुकाबले तो ये काफी ज्यादा है ना? बिल्कुल। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 12.2 से 12.9% की भारी वृद्धि हुई है। और दोस्तों, इस पूरे बजट का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो है 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। सही कहा। अब देखिए, जब हम इतने बड़े लक्ष्य की बात करते हैं तो बजट के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से समझना जरूरी हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। हाँ, इसके लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि कुल बजट का 19.5% है। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, जो कि 5.83 लाख करोड़ है। अच्छा। छात्रों, इन दोनों भारी भरकम शब्दों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक आसान एनालॉजी मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए हमने खेत में उपज बढ़ाने के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदा। अच्छा उदाहरण है। तो ये जो ट्रैक्टर खरीदा गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक संपत्ति है जो सालों तक चलेगी। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, उस ट्रैक्टर को रोज चलाने के लिए जो डीजल डालना पड़ता है या उसकी जो सर्विसिंग होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय है। मतलब व्यवस्था को चालू रखने का दैनिक खर्च। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और छात्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये फ्लोचार्ट दिमाग में बैठा लीजिए। राज्य ने अपनी कुल कमाई का लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ संपत्तियां बनाने में लगाया है। और इसी पूंजीगत व्यय के कारण इस बजट में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 13.4% की वृद्धि के साथ 30.25 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। मतलब जब जीएसटीपी बढ़ेगी तो आम आदमी की कमाई भी तो बढ़ेगी ना? एकदम सही। और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को 1,09,844 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। अरे वाह! यही वो क्रमिक विकास श्रृंखला है जो हमें 2029 तक उस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक ले जाएगी। और दोस्तों, गरीबी और रोजगार को लेकर भी बड़े आंकड़े दिए गए हैं। जैसे 6 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और बेरोजगारी दर मात्र 2.24% रह गई है। हाँ, और राजकोषीय प्रबंधन का एक और जरूरी फैक्ट रट लीजिए। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को 2030-31 तक जीएसडीपी के 3% की सीमा में रखने का लक्ष्य है। और वो ऋण वाला आंकड़ा क्या था? वो है ऋण जीएसडीपी लक्ष्य, जिसे 23.1% निर्धारित किया गया है। अच्छा सर, अब अगर हम स्लाइड 3 और 4 की तरफ बढ़े और खर्चों के आवंटन को देखें तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। बताइए। कुल बजट का 25% हिस्सा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को दिया गया है, जबकि शिक्षा को 12.4% और कृषि को 9 से 12% ही मिला है। तो मेरा सवाल ये है कि एक विकासशील राज्य में इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ कंक्रीट और सड़कों पर क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए छात्रों, ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन बिना ठोस एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी के ना तो कोई सिटी इकोनॉमिक रीजन बन सकता है और ना ही विदेशी कंपनियां यहाँ फैक्ट्री लगाने आएंगी। मतलब लॉजिस्टिक्स सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल। और इसी लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए सहारनपुर से गोरखपुर तक के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के लिए 34,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जेवरी एयरपोर्ट का भी तो 5 रनवे तक विस्तार हो रहा है। हाँ, और ध्यान दीजिए छात्रों, इन्हीं सब का परिणाम था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और जो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं, वो सब इसी अवसंरचना निवेश के कारण ही संभव हो पाए। तभी तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यूपी ने 29वें स्थान से सीधे 18वें स्थान पर छलांग लगाई है। एकदम सही। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस 2024 में लैंडलॉक्ड राज्यों में यूपी पहले स्थान पर रहा। और औद्योगिक उत्पादन में भी तो बहुत आगे है। आज 65% मोबाइल और 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इसी राज्य में बन रहे हैं। और कृषि उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का वर्चस्व है ही। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, आम और मेंथा के उत्पादन में राज्य पूरे देश में प्रथम है। शिक्षा और युवाओं के लिए भी कुछ बड़े कदम है ना, जैसे 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। हाँ, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए का ऋण भी दिया जा रहा है। साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। और दोस्तों, महिलाओं और किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।
छात्राओं के लिए स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तकनीक के क्षेत्र में भी स्टेट डेटा अथॉरिटी और यूपी एआई मिशन की शुरुआत हो रही है। और हाँ, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। बिल्कुल। और अब कृषि और सिंचाई वाले खंड पर आते हैं। छात्रों, सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। और इसी वजह से फसल सघनता 193.7% तक पहुंच गई है। हाँ, और गन्ने का अब तक का ऐतिहासिक भुगतान 3,04,321 करोड़ रुपए किया गया है। अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का भी तो बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। पीएम फसल बीमा योजना से 5,110 करोड़ और पीएम किसान योजना से 94,668 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में गए हैं। दोस्तों, अगर हम महिला कल्याण या नारी शक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना तो है ही, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से जो सबसे क्रांतिकारी योजना लगती है वो है बीसी सखी। हाँ, इसका डेटा बहुत अहम है। 39,880 बीसी सखियों ने 39,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। दोस्तों, आप इसे गांव के एक मिनी बैंक की तरह समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। पहले महिलाओं को बैंकिंग के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। अब बीसी सखी माइक्रो एटीएम लेकर घर घर जाती हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी दिशा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी और एंटी रोमियो स्क्वाड भी काम कर रहे हैं। और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन भी तो हुआ है। हाँ, ये कंपनियां बरेली, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और गोरखपुर में बनाई गई हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है सर? देखिए, यूपी कौशल विकास के तहत 9,25,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 4,22,000 को सेवायोजित किया गया। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के 163 केंद्रों के जरिए 23,000 युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। पुलिस भर्ती का आंकड़ा भी तो काफी बड़ा है ना? हाँ, 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है, जिनमें से 60,244 का प्रशिक्षण जारी है। और मनरेगा में तो यूपी ने देश में सबसे अधिक 20 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन हुआ है, जिसका सीधा लक्ष्य 10 लाख रोजगार पैदा करना है। श्रमिकों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन, लेबर अड्डे और मृत्यु या दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया की भी व्यवस्था है। अब छात्रों, बजट के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी भाग पर आते हैं, जो है राजकोषीय प्रबंधन और कानून व्यवस्था। हाँ, ये राजकोषीय यात्रा बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। डेटा को ध्यान से सुनिए। 2016 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29.3% था। फिर कोविड के समय तो ये बढ़ गया होगा। हाँ, कोविड के दौरान ये 33.4% हो गया था, लेकिन 2024 में इसे घटाकर 27% किया गया। और अब 2026-27 के लिए इसे 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। ये तो बहुत बड़ी रिकवरी है। और ये रिकवरी सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से जुड़ी है। जब राज्य में डकैती 89%, लूट 85%, हत्या 47% और अपहरण 62% कम हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर आती है। और महिलाओं और SC/ST के खिलाफ अपराध में भी भारी कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 67% और SC/ST आगजनी के मामलों में 94% की कमी आई है। इसी सुरक्षित माहौल को बनाए रखने के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च हो रहा है। अनावासीय भवनों के लिए 1,374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ दिए गए हैं। साथ ही नवसृजित जनपद भवनों के लिए 346 करोड़, अग्निशमन के लिए 390 करोड़ और महिला बीट वाहनों के लिए 25 करोड़ रुपए है। चिकित्सा सेवाओं पर भी विशेष ध्यान है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का आवंटन है। राज्य में आज 81 मेडिकल कॉलेज हैं। और जो 16 असेवित जिले थे, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से MBBS की सीटें 4,540 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी 1,023 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का बजट तो 37,956 करोड़ रुपए है। पल्स पोलियो में 3.28 करोड़ बच्चों को ड्रॉप पिलाई गई है। और आयुष्मान भारत CM जन आरोग्य योजना के तहत 49.22 लाख परिवारों को कवर किया गया है। और आयुष विभाग के तहत भी तो काम हो रहा है। 2,111 आयुर्वेदिक,
254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। बिल्कुल। और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा मॉडल जननी शिशु सुरक्षा, गारंटीड कैशलेस डिलीवरी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य और एकीकृत डिजीज सर्विलांस पर पूरी तरह आधारित है। अच्छा, अब औद्योगिक विकास और एमएसएमई की तरफ मुड़ते हैं। देखिए, निवेश मैट्रिक्स में सीएम औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 5,000 करोड़ और डिफेंस कॉरिडोर में 35,280 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी रखा गया है। एमएसएमई की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन को 575 करोड़ और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद के लिए 75 करोड़ रुपए मिले हैं। बुनकरों के लिए भी तो योजनाएं हैं। हथकरघा के लिए पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं और पावरलूम बुनकर फ्लैट रेट योजना में 4423 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हाँ, खादी की 800 इकाइयों के लिए 40 करोड़ और खजनी में कंबल उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। आईटी क्षेत्र भी पीछे नहीं है। यूपी एआई मिशन में 49 आईटीआई में एआई लैब बनाने के लिए 225 करोड़ और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के लिए 95.16 करोड़ है। और ग्लोबल टेक पार्टनरशिप में गूगल और आईबीएम जैसी कंपनियां जुड़ी हैं। 8 डेटा सेंटर पार्क बन रहे हैं जिनका 70% काम पूर्ण हो चुका है और इनका लक्ष्य 900 मेगावाट क्षमता का है। अवसंरचना में सड़क और सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ और बाईपास या रिंग रोड के लिए 1500 करोड़ रुपए हैं। और सिंचाई में मध्य गंगा स्टेज 2, कन्हर, केन बेतवा लिंक और भौराठ बांध प्रमुख परियोजनाएं हैं। 2100 नवीन नलकूप भी लग रहे हैं। दोस्तों, आप कन्हर और केन बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानकर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये उस सूखे इलाके की पूरी तस्वीर बदल देंगी। बहुत अच्छा तरीका है। और जल संसाधन में जल जीवन मिशन का डेटा भी याद रखें। 2.67 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से 2.43 का काम पूर्ण हो चुका है। मतलब लगभग 90% काम हो चुका है। अब ऊर्जा और शहरी विकास की बात करते हैं। जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे बिजली दी जा रही है। और देश में सर्वाधिक 4048 कृषि फीडरों का निर्माण यूपी में ही हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए पीएम कुसुम सूर्य घर योजना में 1500 करोड़ रुपए हैं और 36 सीबीजी संयंत्र भी बन रहे हैं। शहरी नियोजन में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ नए प्राधिकरण भी तो बने हैं, मेरठ, बुलंदशहर, विंध्या और काशी में। साथ ही मथुरा और अयोध्या सोलर सिटी बन रहे हैं। धर्म और संस्कृति का बजट भी विशाल है। पिछले वर्ष राज्य में 122 करोड़ पर्यटक आए थे। इसीलिए अयोध्या में रामपथ और वैदिक वेलनेस सिटी के लिए 150 करोड़ और काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र का दूसरा चरण बन रहा है। और विंध्याचल में त्रिकोण परिक्रमा पथ के लिए 200 करोड़ रुपए हैं। छात्रों, नवनिर्मित स्मारकों के नाम और उनके जिले रट लीजिएगा। इसकी एक तकनीक है कि आप स्मारक को उसके जिले की विशेषता से जोड़ लें। जैसे थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में है, क्योंकि थारू जनजाति तराई क्षेत्र से ही संबंधित है। बिल्कुल सही। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय वाराणसी में, अटल बिहारी वाजपेयी संकुल बटेश्वर में, अंबेडकर स्मारक ऐशबाग लखनऊ में और निषाद राज गुहा केंद्र प्रयागराज में है। अब ग्राम्य विकास और खेलों की बात करें तो ग्राम्य विकास के लिए 25,500 करोड़ का बजट है। एक परिवार एक पहचान में 15.62 करोड़ पंजीकृत हो चुके हैं। और पीएम आवास ग्रामीण में 36.37 लाख घर पूरे हो चुके हैं। कृषि मंडी के लिए जो यूपी एग्री हब है, वहां एक्वा और ट्रेनिंग सेंटर के लिए 155 करोड़ हैं। बेसहारा गोवंश के लिए अनुदान राशि अब 50 रुपए प्रतिदिन है। शिक्षा और खेलों में 149 आईटीआई का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ उन्नयन हो रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। और लखनऊ में तो देश की पहली नाइट सफारी का निर्माण हो रहा है। समाज कल्याण के लिए 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं और पीएम जनमान के तहत 63,000 से अधिक जनजातीय गांवों को जोड़ा जा रहा है। अच्छा सर, अब इस पूरे सत्र के सबसे जटिल और अंतिम राजकोषीय डेटा पर आते हैं। हाँ, बताइए। 2026-27 के लिए राजस्व बचत 64,457.57 करोड़ रुपए है। समेकित निधि घाटा 64,463.17 करोड़ रुपए है।
लेकिन जो अंतिम शेष यानी क्लोजिंग बैलेंस है वो ऋणात्मक है 55,059.58 करोड़ रुपए। तो मेरा सवाल ये है कि एक राज्य के लिए ये नेगेटिव बैलेंस होना कितनी बड़ी चिंता की बात है। देखिए छात्रों, ये अर्थशास्त्र का बहुत रोचक पहलू है। एक विकासशील राज्य के बजट में ऋणात्मक अंतिम शेष हमेशा खतरे की घंटी नहीं होता, बल्कि यह एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। शुरुआत में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय की बात की थी ना। जब सरकार परिसंपत्ति निर्माण या बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश करती है तो अल्पावधि में ये घाटा दिखता है, लेकिन यही परिसंपत्तियां भविष्य में कई गुना राजस्व पैदा करेंगी। ये घाटा असल में भविष्य के तरक्की का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये सब उसी $1 ट्रिलियन के लक्ष्य का हिस्सा है। दोस्तों, हमने इस बजट का हर कोना छान मारा है। अब समय है एक तेज मास्टर सारांश का। बिल्कुल छात्रों, एकदम तेजी से बुलेट पॉइंट्स में ये रैपिड रिवीजन सुनिए ताकि सब कुछ उंगलियों पर याद हो जाए। आर्थिक लक्ष्य 2029 तक $1 ट्रिलियन, जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 3%, ऋण लक्ष्य 23.1%, प्रमुख योजनाएं नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर 34,000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर 35,280 करोड़, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली, गन्ना मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि, कन्या सुमंगला 1 लाख रुपए, सीएम युवा उद्यमी 5 लाख रुपए, यूपी रोजगार मिशन में 10 लाख रोजगार का लक्ष्य। और नवीन संस्थाएं भी हैं। हाँ, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर। और स्मारक थारू संग्रहालय बलरामपुर, अटल संकुन बटेश्वर, निषाद राज गुहा प्रयागराज और अंत में ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ तथा नाइट सफारी लखनऊ। तो दोस्तों, इस विस्तृत कोचिंग सत्र में हमने बजट के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड कर लिया है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।